नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मासाब ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम सभी एग्जाम को फोकस करते हुए इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में अपवा तंत्र अर्थात गंगा नदी तंत्र के बारे में बात की थी। आज हम उसी गंगा नदी तंत्र में आगे बढ़ते हुए उसकी सहायक नदियों के बारे में देखेंगे और हम जानेंगे कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं और ये कहाँ से आके मिलती है। दाएं भाग से मिलने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, बाईं ओर से मिलने वाली नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे मुख्य बात यह है कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम बताइए, इनमें से कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है, कौन सी सहायक नदी है, कौन सी नदी कहाँ आके इसमें मिलती है। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं पुरानी एग्जाम्स में, ठीक है। और हमने पिछली क्लास में जो देखा था दोस्तों, गंगा नदी के जो देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जो 5 तरह के प्रयाग जो बनते हैं, अलकनंदा की जो सहायक नदियों के रूप में ये बनते हैं, उनके बारे में भी हमने डिटेल से जाना था दोस्तों। अगर आपने वो पुराना वीडियो हमारा नहीं देखा हो तो आप प्लीज़ जाके पुराना वीडियो देखिए फिर, है ना, उसके बाद इस चीज़ को कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जब तक हम पुरानी चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं तब तक हमें क्लियरिटी नहीं रहती है, ठीक है। चलिए आज हम थोड़ा सा इसमें मैप की सहायता से हम देख लेते हैं कि क्या हमने पिछली क्लास में क्या क्या इसमें हम देख चुके थे दोस्तों, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम जो पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं उन चीज़ों को देख लेते हैं ताकि थोड़ी चीज़ हम रिलेट कर पाएँ, ठीक है। देखो, गंगा नदी जो है, गंगा नदी ऐसे यहाँ से उत्तराखंड के गंगोत्री से यानी कि यहाँ से निकलती है, ठीक है। इसमें कई सारी नदियाँ आके मिलती है। अब मैंने इसको कई बार मैं बता चुका हूं कि आप नदी जहां से उद्गम स्थल माना जाता है वहां से आप उस तरफ खड़े होके, जिसका मुहावना रहता है उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए, तो आपको ये पता चल जाता है कि ये उसका लेफ्ट हैंड साइड है और ये उसका राइट हैंड साइड है, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से हम बात करें कि ये वाला जो नदी का जो यहाँ पे क्या है, ये मुहावना है, ठीक है। ये वाला जो है मुहावना, सॉरी, उद्गम स्थल है। और यहाँ से ये नदी ऐसे निकलती है और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद बांग्लादेश में होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में समा जाती है, ठीक है। तो यहाँ से उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड के गंगोत्री से, यानी कि इसका जो मुख्य नदी है, यानी कि हम बात करें एक अलकनंदा जैसी यहाँ से धारा आती है, ठीक है, अलकनंदा, उसमें एक भागीरथी यहाँ की मिलती है, भागीरथी नदी आके मिलती है, ये अलकनंदा है, अलकनंदा। उसके बाद यहाँ पे भागीरथी जो रिवर है, भागीरथी रिवर निकलती है जिसको हम देवप्रयाग बोलते हैं। हमने उस दिन बात की थी बहुत अच्छे से देवप्रयाग में। और देवप्रयाग से ये नदी जो आगे बढ़ती है उसको हम गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंगा नदी बोलते हैं। और गंगा नदी में इसका धार्मिक महत्व के साथ साथ इसका आर्थिक महत्व भी बहुत ज़्यादा अधिक है, क्योंकि गंगा नदी जो होती है पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार को पूरे सिंचित करते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है दोस्तों। और इसके साथ साथ ही ये नदी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड भी है, और पॉल्यूटेड होने के साथ साथ ही ये नदी जहाँ से बहती है वहाँ सबसे अधिक आबादी भी निवास करती है। लगभग 40, गंगा नदी अपवा तंत्र की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 40% आबादी इस क्षेत्र में यानी कि गंगा नदी अपवाह तंत्र में निवास करती है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन यह है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ये एरिया जो है सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है। ये आपने देखा होगा, अक्सर ऐसा होता है कि जो सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र होता है उसमें ज्यादातर जो जनसंख्या है वो निवास करती है, वहां पे कई लोगों को अपना रोजगार मिलता है और कई लोग यहाँ पे निवास करते हैं। उसकी मेन वजह है कि गंगा नदी अपवाह तंत्र एक सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे कई तरह की फसलों का उत्पादन भी किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से गेहूं चावल मानी जाती है दोस्तों, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, है ना। आगे हम बढ़े तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कि यमुना भी इसकी सहायक नदी है, यमुना भी सहायक नदी में से एक है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक मानी जाती है। उसके साथ गोमती, है ना, यहाँ से घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके साथ साथ ही हम देखते हैं तो यहाँ से निकलने वाली चंबल यमुना की सहायक नदी है। उसके बाद बेतवा, सोन इसकी यहाँ से निकलने वाली नदियाँ हैं। ये सारी टॉन्स भी है दोस्तों इसकी एक सहायक नदी। तो ये सारी इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड से मिलने वाली नदियों में से है, ये राइट हैंड साइड से। क्लियर है? चलो इसकी सहायक नदियों के बारे में हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं, ठीक है।
गंगा नदी तंत्र के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें हमने पहले ही बात कर ली थी कि यह 1/4 भाग से भी अधिक भाग में फैली हुई है। हमने जो हमारा जो मेन ये था यमुना नदी है, यमुना इसकी सहायक नदियां हैं, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। उसके बाद हमने देखा था चंबल नदी, चंबल के बाद सोन नदी, सोन के बाद रामगंगा नदी, रामगंगा। अगर आपसे पूछा जाए कि यमुना किस तरफ से मिलने वाली नदी है तो ये इसके राइट हैंड साइड से मिलने वाली नदियों में से एक है। घाघरा है ना, गंडक। उसके बाद कोसी नदी पे आ जाते हैं हम, कोसी पे आ जाते हैं। इस नदी का जो उद्गम स्थल है, जो मेन रूप से अगर देखा जाए, अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो जो कोसी नदी का है, इस नदी का जो उद्गम स्थल है नेपाल, तिब्बत और सिक्किम की चोटी से होता है। ठीक है, उद्गम स्थल जो है नेपाल, तिब्बत और सिक्किम की चोटी से होता है। भागलपुर के समीप यह नदी गंगा में समाहित हो जाती है। यह नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने तथा आकस्मिक बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए बिहार का इसको शोक कहते हैं। ठीक है, इसको बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये, अब देखो बाढ़ क्यों आती है, बाढ़ आने की मेन वजह क्या है कि बाढ़ आने की मुख्य वजह क्या होती है, नदी में जब बाढ़ आती है उसकी मुख्य वजह क्या है दोस्तों, जब नदी आ रही है अपने साथ, और नदी क्या है, यहाँ से भी क्या लिखा है, चोटी से आके आती है, तो एक ऊंची पहाड़ी से आती है, तो ऊंची पहाड़ी से वो अपने साथ कई तरह के जो होती है अपर्दन करती है मिट्टी का, और अवसाद लेके आती है दोस्तों। क्या लेके आती है, अवसाद लेके आती है। अवसाद लेने से क्या होता है कि जब वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो ये अवसाद यहाँ जमा हो जाता है। अवसाद जमा होने की वजह से वो स्थान ऊंचा हो जाता है, वह स्थान ऊंचा होने की वजह से यह मार्ग अपने बदलती रहती है। मार्ग बदलने की वजह से जहाँ रहवासी इलाके होते हैं ये नदी वहाँ तक पहुँच जाती है। आपने देखा होगा दोस्तों कि बिहार और उत्तर प्रदेश ऐसे कई सारे जो राज्य हैं, कई सारे जो जगह हैं, जिले हैं, उनमें ज्यादातर बारिश के साथ साथ बाढ़ आपको देखने को मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो यह कोसी नदी है, कोसी नदी जो है इसको बिहार का शोक कहते हैं दोस्तों। क्या कहा जाता है, बिहार का इसको शोक कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, तो ये जो है इसके हम कहें कि कहाँ से निकलने वाली ये अगर गंगा नदी है तो ये इस तरफ से, यानी कि इसके लेफ्ट हैंड साइड से मिलने वाली नदियों में से एक है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो इसमें आती है हमारी दामोदर। देखो सभी नदियां, हमें ये की पॉइंट भी याद रखना जरूरी है कि जो कोसी नदी है उसको किस राज्य का शोक कहते हैं, दामोदर को किस राज्य का शोक कहते हैं, मध्य प्रदेश नदी को में ऐसी कौन सी नदी है जिसको मध्य प्रदेश का शोक कहा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ये आपको याद रखना बड़ा जरूरी है। ठीक है, हम नेक्स्ट पे आते हैं दामोदर नदी। ठीक है, इस नदी का उद्गम स्थल जो है, उद्गम स्थल भी याद रखना जरूरी है ना। उद्गम स्थल से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी। उद्गम स्थल के साथ साथ इसमें कौन सा डैम बना है, कौन से इसका उद्गम है, कौन सा यहाँ पे किस तरफ ये बहती है, पश्चिम से निकल के कहाँ बहती है, पूर्व की तरफ बहती है, उत्तर की तरफ बहती है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ना। कि दक्षिण पूर्व में पलामू जिले में तोरी नामक स्थान है। ठीक है, इस नदी का जो उद्गम स्थल है छोटा नागपुर के पठार, दक्षिण पूर्व में पलामू जिले में तोरी नामक स्थान है। यह गही, कोनार, जामुनिया, बरकार इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह नदी डायमंड हार्बर के समीप यहाँ हुगली में मिल जाती है। यहीं पर रूप नारायण नदी भी हुगली में मिलती है। मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन मतलब ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यह नदी डायमंड हार्बर के समीप यहाँ हुगली में मिल जाती है। अब हुगली क्या है, एक तरह का हम एक ट्रिब्यूटरीज होती है, एक डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है दोस्तों। आपने सुना होगा कि गंगा नदी की एक जो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है इसके सहायक। जैसे कि हम पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की एक धारा को निकाल दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं हुगली, और एक जो धारा इसमें आगे बढ़ जाती है उसको हम बोलते हैं पद्मा। इसको पद्मा कहाँ बोला जाता है, इसको बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, पद्मा। और उधर से हम ब्रह्मपुत्र को जब पढ़ें तो ब्रह्मपुत्र जब इसमें बांग्लादेश में आती है तो उसको जमुना बोला जाता है। और जमुना और पद्मा जब आपस में आगे बढ़ती है तो उसको मेघना के नाम से बढ़ के ये कहाँ पे समा जाती है दोस्तों, ये बे ऑफ बंगाल में समा जाती है। ठीक है, हुगली में मिलती है। हुगली में मतलब कि दामोदर नदी में एक जैसे कि नदी आई है तो दामोदर कौन सी नदी में मिल जाती है, हुगली। हुगली एक तरह की डिस्ट्रीब्यूटरीज है, मतलब एक नदी से मुख्य धारा से दूसरी नदी को निकाल के ले आना, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज में काउंट करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें। दामोदर नदी जो है 541 किलोमीटर लंबी है दोस्तों, ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है लेकिन इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा है और इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक कहा जाने का मेन मकसद क्या है दोस्तों
कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये नदी अपने साथ कई तरह के अवसाद लेके आती है। अवसाद लेने की वजह से क्या होता है, यह अपने मार्ग में कई तरह के अवसाद जमा कर देती है और जमा करने के बाद क्या होता है कि ये अपने मार्ग परिवर्तित करती रहती है। मार्ग परिवर्तित करने से ये होता है दोस्तों कि ये अपने मुख्य धारा से भटक जाने की वजह से जो रहवासी इलाके होते हैं उसमें प्रवेश कर जाती है, इसलिए बाढ़ आने की ज़्यादा संभावनाएं होती है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। मैं माफी चाहूंगा क्योंकि हम नदी तंत्र की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक नदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक नदी तंत्र की बात कर रहे हैं। नदी तंत्र की अगर मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूं कि एक हमने पढ़ा था अपवाह, है ना। कौन सी अपवाह पढ़ी थी हमने? अपवाह नहीं पढ़ा था। अपवाह क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको लिंक कर देता हूं। अपवाह मतलब कि एक ऐसी धारा जो निश्चित दिशा में गमन करती है, एक निश्चित दिशा में गमन करती है। ठीक है, एक निश्चित धारा है इसकी, है ना, एक निश्चित धारा में जा रही है और निश्चित धारा में जाने के साथ साथ ये तो एक अपवाह हो गया, लेकिन यहाँ से भी एक इसमें सहायक नदी आके मिल रही है, यहाँ से भी एक सहायक नदी मिल रही है, यहाँ सहायक नदी की भी सहायक नदियाँ हैं बहुत सारी। तो ये जो है एक ऐसा प्रतिरूप बन जाता है कि ये ऐसा प्रतिरूप जहाँ से भी नदी को पानी प्राप्त हो रहा है उस मुख्य नदी को, तो उसको पूरा तंत्र बोल दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी जो है एक भारत की बड़ी नदियों में से एक इसको काउंट किया जाता है कि, लेकिन ये भारत के साथ साथ ही के अंतर्राष्ट्रीय नदी तंत्र है। अगर मैं इसका सामान्य परिचय की बात करूं, सामान्य परिचय की अगर मैं बात करूं तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय अपवाह तंत्र है ना, अंतर्राष्ट्रीय अपवाह तंत्र है दोस्तों। क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय अपवाह तंत्र है। क्यों है अपवाह तंत्र अंतर्राष्ट्रीय? क्या है? क्योंकि ये चीन से निकलती है, चीन के साथ साथ ये अपना क्या बोलते हैं हमारे भारत में प्रवेश करती है, भारत के साथ ये फिर उसके बाद कहाँ जाती है दोस्तों? ये जाती है बांग्लादेश में। ठीक है, इतनी क्लियर है चीज़ें? कहाँ जाती है? बांग्लादेश में जाती है। तो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी कि एक अंतर्राष्ट्रीय नदी तंत्र क्या होता है, जो एक देश ही नहीं अपितु एक से ज़्यादा देशों में फैली होती है, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय नदी तंत्र कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से अगर आपको मैं बताऊं थोड़ा सा इस वाले मैप से, तो ये क्या है, ये नदी जो है चीन के, ये तिब्बत के एक मानसरोवर लेक है। तिब्बत में भी अगर मैं जगह की बात करूं तो ये यालरुंग, यहाँ पे चेमा युंगडुंग हिमनद है एक तरह का। ठीक है, क्या है? चेमा युंगडुंग हिमनद है। कौन सा हिमनद है? चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। और चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलने के बाद, है ना, चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलने के बाद ये नदी ऐसे प्रवेश करके यहाँ से जमुना के नाम से, हम देखेंगे पूरा इसको, पहले आप यहाँ से देख लीजिए कि ये चेमा युंगडुंग एक ग्लेशियर है। ठीक है, और यह मानसरोवर झील है। ठीक है, उससे निकलती हुई यहाँ से पूरा ये ऐसे वी शेप बनाते हुई, युगार्ज बनाते हुई यांगयाप दर्रे से, है ना, यहाँ पे कौन सा दर्रा है दोस्तों? जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो यांगयाप दर्रे से ये भारत में प्रवेश कर जाती है। और ये नदियों के अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इसको सांगपो रिवर बोलते हैं। ठीक है, तिब्बत में इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही ये नदी दिहांग के नाम से बोला जाता है इसको, जैसे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको दिहांग के नाम से बोलते हैं। असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से बोलते हैं। मतलब कि अगर भारत में बात करें तो स्पेशली ज़्यादातर इसका जो कॉमन नाम है वो ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र के बाद अगर हम बात करें तो ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है यहाँ से। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में आई, फिर असम में होते ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और यहाँ से इसको बोला जाता है दोस्तों, क्या बोला जाता है? जमुना के नाम से बोला जाता है। और जमुना, और मैंने आपसे बोला था कि पद्मा की जो धारा है आगे बढ़ते हुए उसको मेघना के नाम से ये बे ऑफ बंगाल में समा जाती है दोस्तों। ये इतना सा क्लियर हुआ होगा। ये मैप को अपन पूरा नहीं देख रहे हैं, मैं इस चीज़ को समझाना चाहता हूँ कि ये मानसरोवर झील के चेमयंगडुंग हिमनद से निकलती है। इसका उद्गम स्थल यहाँ पे है, ये इसका उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल होने के साथ साथ ये इसका मुहावना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है आपको ये चीज़ें? ठीक, अब इसकी हम ट्रिब्यूटरीज देखेंगे, यानी कि इसकी हम सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। सहायक नदियों में अगर हम देखें दोस्तों, तो अगर आप यहाँ से एक नदी निकलती है तो आप यहाँ से, यानी कि ये इस तरफ से निकलने वाली ये नदियाँ जो है राइट हैंड साइड, ठीक है, ये राइट हैंड और यहाँ पे लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड। ठीक है, ऐसे नदी आ रही है ना
तो यहाँ से नदी निकलती हुई यहाँ से ये भारत के कौन से, अगर ये पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में कौन से राज्य से भारत में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में। अगर दर्रा पूछा जाए तो यांगयाप दर्रे से, ठीक है। उसकी एक नदी यहाँ पे दिबांग है, लोहित है ना, ये दिबांग, दिहांग, लोहित है ना। धनसिरी नदी है इसकी सहायक नदी यहाँ से मिलने वाली, है ना। सुबनसिरी है ना, कामेंग है, यहाँ पे मानस है, यहाँ पे संकोच है ना, रेडॉक, ये सारी नदियां इसकी सहायक नदियों में एक है। और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में एक बात यह है कि यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी पर ही एक इतना बड़ा एक नदी द्वीप भी पाया जाता है दोस्तों, क्योंकि ये नदी जो है अपने साथ कई मात्रा में अवसाद लेके आती है। अवसाद लेने की वजह से क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे नदी द्वीप भी बन गए। तो ये एक सबसे बड़ा, दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी इसमें पाया जाता है। और कौन से स्टेट में पाया जाता है और उसका नाम माजुली नदी द्वीप है, और कौन से स्टेट में है ये आपको कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताना है दोस्तों, ठीक है। आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी, है ना। तो यहाँ देखो, ये अरुणाचल प्रदेश में होती हुई ये यहाँ से अगर हम बात करें तो ये जमुना नदी के रूप में, यानी कि ये बांग्लादेश लग जाता है, और यहाँ से ये देखा जाए तो ये बांग्लादेश में प्रवेश करती हुई ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। इसकी जो पीपीटी फॉर्म में हम उसको देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, फिर इसके बाद आगे हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से इसके पीपीटी फॉर्म में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें दी हुई है दोस्तों। उसको हम थोड़ा सा जनरल चीज़ें जान लेते हैं इसकी, वो जानना जरूरी है बेहद ही। सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी यह नदी कैलाश पर्वत श्रेणी से, है ना, कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमानी यानी कि हिमनद से निकलती है। यहाँ से इसे स्वांगपो नाम से जाना जाता है ना। सांगपो में अगर देखेंगे तो ऐसे लिखा होता है ना, इसका टी यहाँ पे साइलेंट वर्ड है, तो इस तरीके से इंग्लिश में नाम होता है, जो हिमालय के समांतर 1100 किलोमीटर प्रवाहित होती है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, यानी कि हिमालय के समांतर प्रवाहित होती है, ठीक है। हिमालय जैसे कि हमने बात की थी ना कि ऐसे ऐसे प्रवाहित होकर ऐसे यहाँ से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। यह नामचा बरवा के पास स्थित मध्य हिमालय के काटकर महाखंड का निर्माण करती हुई अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। जैसे ही ये भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश स्टेट में, तो इसे वहाँ पे क्या बोला जाता है, दिहांग नाम से बोला जाता है। और दिहांग और दिबांग जहाँ आके मिलती है उसके बाद से इसको असम में क्या नाम से दिया जाता है, ब्रह्मपुत्र नाम दिया जाता है, ठीक है। तो नामचा बरवा के पास स्थित हिमालयों के काटकर महाखंड का निर्माण करते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। क्लियर है, चलिए आगे पढ़े। हाँ, आगे हम देखते हैं कि सादिया के पास इसमें देवाग और लोहित नदियां बाएं किनारे से आकर मिलती है। इसके बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से बनते। मैंने क्या बोला था कि यहाँ से लोहित और देवांग जो नदी है आके इसमें मिलती है, इसके बाद से इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ असम घाटी में प्रवेश करती है, मतलब असम में इसको क्या नाम से जाना जाता है, इसको ब्रह्मपुत्र नाम के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां जो है मानस है, मटेली, सुबनसिरी, लोहित, ये सब इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। तिस्ता नदी बांग्लादेश के उत्तरी भाग में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, मतलब तिस्ता भी किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दुबरी के निकट ब्रह्मपुत्र दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और जहां इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना आप लोग कि इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी लंबाई 885 किलोमीटर है दोस्तों। यह भी ध्यान रखना, यह बेहद जरूरी है कि ये भारत में प्रवेश करने वाली मतलब बड़ी नदियों में से एक है, लेकिन भारत में सिर्फ और सिर्फ इसका जो भाग है वो 885 किलोमीटर ही है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे पढ़ें, चलिए। हाँ, इसलिए भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है, मतलब कि इसलिए क्या है कि इसलिए हम देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ी नदी जो है वो गंगा नदी मानी जाती है, ना कि ब्रह्मपुत्र नदी मानी जाती है। और नदियां कुल लंबाई जो है आधार पर ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी है ना। मतलब कि अगर देखें कुल लंबाई के हिसाब से भारत में आने वाली नदियों में से ब्रह्मपुत्र है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी के बाद पहले जो आती है हमारी गंगा नदी है, क्योंकि उसकी कुल लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर के लगभग है, क्योंकि वो भारत में सबसे ज्यादा बहती है। बांग्लादेश में यहाँ गंगा के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, और उस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा।
सुंदरवन डेल्टा, क्योंकि यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा इसका नाम इसलिए रखा गया दोस्तों क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नाम का एक वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, सुंदरी नाम का एक वृक्ष पाया जाता है, उसी के नाम के से ही इसको सुंदरवन डेल्टा का नाम दिया हुआ है। अभी मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब यही मिल गया। ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप है जो असम में स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब ये नदी द्वीप कैसे बनते हैं इसकी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि एक नदी जो होती है एक पहाड़ी भाग से आती है, पर्वतीय भाग से आती है, और वो ऐसे मैदानी भाग में जब निकल के आती है तो वो अपने साथ कई सारे अवसाद लेके आती है पानी में। ठीक है, और पानी में वो एक मैदानी भाग में आके सब छोड़ देती है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, धीरे धीरे एक आइलैंड का बनना स्टार्ट हो जाता है, और वही आइलैंड बाद में क्या होती है, यहाँ पे लोग बस जाते हैं आके, उसी से हम माजुली द्वीप का निर्माण हुआ है। और माजुली जो द्वीप है दोस्तों, ये भारत ही नहीं अपितु विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है जिसका नाम क्या है, माजुली द्वीप है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हुई। अगर ये चीज आपको समझ में आई हो और कोई चीजें ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में आपका सजेशन डाल सकते हैं। अब हम यहीं अपना वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।